पावर फ्लो स्टडीज को हमने किया था विद द हेल्प ऑफ गॉस सेडल मेथड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे न्यूटन रॉप्सन मेथड पावर फ्लो सॉल्यूशन के लिए। न्यूटन रॉप्सन मेथड की बात करेंगे, कैसे इस मेथड को यूज किया जा सकता है फॉर पावर फ्लो स्टडीज। This method is, of course, it is superior to Gauss-Seidel method, less prone to divergence, and it is more efficient for large power systems. ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन 6.48 को देखें। इस तरह की इक्वेशन ऑफ कोर्स गॉस सेडल मेथड को भी इम्प्लीमेंट करने से पहले हमने हर नोड पे हमने इक्वेशन लिखी थी करंट की। करंट जो नोड में इंजेक्ट होती है उसके लिए इक्वेशन हमारे पास थी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एडमिटेंस एडमिटेंसेस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, अगर आपको याद हो y1 मसलन अगर नोड 2 है तो y21 y22 y23 y24 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसमें और इसमें स्मॉल y और कैपिटल Y में ये फर्क है कि स्मॉल y जो है माइनस वाई आई जे, उसमें था प्रीवियस इक्वेशंस में जो स्मॉल माइनस वाई आई जे था उसको हमने रिप्लेस किया था कैपिटल वाई आई जे से। इज इट क्लियर? और यहाँ पे कैपिटल वाई आई आई का मतलब ये है कि नोड आई के साथ जितने भी या बस आई के साथ जितने भी एडमिटेंसेस कनेक्टेड है उन सबको ऐड करके हमने वाई आई आई का नाम दिया था। और जे क्या चीज़ है? दिस इज द वोल्टेज ऑफ द बस जे। ठीक है, करंट आई जो है किसी बस आई की जो करंट है जो उसमें इंजेक्ट हो रही है वो किसके बराबर है? वाई आई वन जे वन से लेकर एन तक, अगर एन बसेज हैं हमारे पास, वाई आई बस की जो करंट है दैट इज जो इंजेक्ट हो रही है दैट करंट इज इक्वल टू वाई आई वन इंटू वी वन प्लस वाई आई टू इंटू वी टू प्लस वाई आई थ्री इंटू वी थ्री एंड सो ऑन, where Vj is the bus voltages. ठीक है, IA is the current जो बस में जो करंट दाखिल हो रही है। ठीक है, वो I करंट है। और ये इक्वेशन ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं। और गॉस सेडल मेथड में अगर आपको याद हो तो I को फिर चूंकि करंट्स हमें पता नहीं होती हैं, लोड बस के लिए हमें P और Q पता होती है, और दूसरा जो वोल्टेज रेगुलेटिंग बसेस हैं उनके लिए हमारे पास P पता होता है और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता होता है। तो वाई आई करंट्स को हमने रिप्लेस किया था इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, इसको हम इस इक्वेशन को हमने लिखा था बस आई में जो करंट जो पावर इंजेक्ट हो रही थी दैट वाज वी आई इंटू आई स्टार। इस आई का अगर हम स्टार लेते तो जाहिर दूसरी साइड पे भी स्टार होगा। ठीक है, वी आई इंटू आई स्टार को फिर हमने रिप्लेस किया था, किस चीज से रिप्लेस किया था? इट वाज इक्वल टू पी आई प्लस जे क्यू आई डिवाइड बाई वी आई स्टार इस साइड पे था, और दूसरे साइड पे वी आई स्टार को इसके साथ हम क्या वी आई को इसके स्टार के साथ मल्टीप्लाई करते थे, और लेफ्ट साइड पे हमने लिखा था पी आई प्लस जे क्यू आई के बराबर लिखा था। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक्सेप्ट दिस जो हमारे पास कौन सी बस है, स्लैक बस है, उसको छोड़ के बाकी बसेस के लिए अगर n माइनस वन बसेस टोटल अगर n बसेस हैं या n नोड्स हैं तो उनमें से n माइनस वन नोड ले जाएंगे और उनके लिए n माइनस वन वोल्टेजेस होंगी। बेसिकली हम क्या करते थे, हम उन बसेस की वोल्टेजेस निकालते थे और n माइनस वन इक्वेशंस होंगी। तो गॉस सेडल मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, उसमें से फिर V1 नोड वन की जो वोल्टेज हो एक्सेप्ट स्लैक नोड ऑफ कोर्स, स्लैक बस ऑफ कोर्स, और स्लैक बस को आमतौर पे बस वन का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है बस टू से शुरू करेंगे, बस टू की वोल्टेज को इस तरह की जो इक्वेशंस आती थी उसको फिर अप्रोप्रिएटली इसको हम मॉडिफाई करते थे विद द हेल्प ऑफ पावर। ठीक है, उसके बाद फिर V1 को बस टू की जो वोल्टेज उसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे रखते थे, बाकी सारी जो टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड पे रखते थे, और इसी तरीके से बस थ्री की वोल्टेज को फिर किसी तरीके से आइसोलेट करके लेफ्ट साइड पे ले आते थे, बाकी सारी जो टर्म्स होती थी उनको फिर राइट साइड पे ले आते थे एंड सो ऑन। ठीक है, अल्टीमेटली फिर हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस आती थी, फिर उसमें हम क्या करते थे, इनिशियल गेस हम चूज करते थे, सिलेक्ट करते थे।
ठीक है। इनिशियल एस्टिमेट को हम उनमें पुट करते थे और उसके बाद वोल्टेजेस की नई वैल्यूज आती थी, उनको फिर हमने अगली आइट्रेशंस में इसको हम पुट करते थे एंड वी वुड कीप ऑन डूइंग until the convergence to our given जो टॉलरेंस है उसके अंदर अगर वो वैल्यूज आ जाती थी तो वहीं पर स्टॉप करते थे। ठीक है, तो उसमें आपको याद होगा कि उसमें बस की वोल्टेजेस को एज ए कम्प्लेक्स नंबर्स के तौर पे लेते थे। वाई आई जे दे वुड आल्सो बी कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, लेकिन न्यूटन रॉप्सन मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको बेसिकली वाई आई जे इट इज ए कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर का एक मैग्नीट्यूड होता है और कम्प्लेक्स नंबर का एक फेज एंगल होता है। वोल्टेज इज ए कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल पार्ट प्लस जे इमेजिनरी पार्ट। गॉस सेडल में हमने रियल पार्ट और जे इमेजिनरी पार्ट्स को एज इट इज रहने दिया था, लेकिन जब हम न्यूटन रॉप्सन मेथड इस्तेमाल करेंगे तो फिर इनको, ये वाली जो चीजें, इनको इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल लिखेंगे। तो वी जे बेसिकली क्या होगा, वी जे विल बी वी जे का मैग्नीट्यूड और फिर वी जे का फेज एंगल डेल्टा जे। और वाई आई जे क्या चीज है, वाई आई जे इज वाई आई जे का मैग्नीट्यूड और इसका एंगल होगा थीटा आई जे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इसको अगर फेज एंगल के फॉर्म में इसको फेजर उसको मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के फॉर्म में लिखें तो वाई आई जे एंगल थीटा आई जे होगा। इसको अगर हम मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के फॉर्म में लिखें तो वी जे एंगल थीटा डेल्टा जे होगा। और आपको पता है कि फेजर्स अगर उनका मैग्नीट्यूड और फेजर के फॉर्म में अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं तो फेज एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, आपस में ऐड होते हैं। सो इस टर्म को इसके अंदर वाई आई जे और वी आई जे है, वी जे है, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई आई जे वी जे एंगल थीटा आई जे प्लस डेल्टा जे। और इसमें थोड़ा सा इसका आपने ख्याल रखना है नोटेशन को, डेल्टा जे इज these are theta is angle, delta is angle, but when we say delta it means that this is the voltage जो है नोड की जो वोल्टेज उसका फेज एंगल है। और थीटा का मतलब जो एडमिटेंस है आई और जे बस के दरमियान, और उसका एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो जो एंगल बनता है वो बेसिकली थीटा आई जे है। तो ये हमारे पास आई आ गई। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि इस आई को हम रिप्लेस करते हैं, बिकॉज जैसा कि आई शुड रिपीट इट अगेन कि लोड बसेस के लिए हमें पी और क्यू पता होती है, और दूसरा हमारे पास जनरेटर्स के साथ जो बसेस कनेक्टेड होते हैं एक्सेप्ट स्लैक बस ऑफ कोर्स, उसके लिए पी हमें पता है। तो इस आई को हमने रिप्लेस करना इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो आई जो है देखें, वी आई इंटू आई स्टार किसके बराबर होता है, पी आई प्लस जे क्यू आई होता है। ठीक है, दोनों साइड पे स्टार करें तो फिर यहाँ पे वी आई स्टार इंटू आई, ठीक है, दैट विल बी इज इक्वल टू पी आई माइनस जे क्यू आई। ठीक है, तो इसका मतलब है आई किसके बराबर होगा, इट विल बी जो नोड जो बस जे की जो करंट है पी आई माइनस जे क्यू आई डिवाइड बाई वी आई स्टार। तो इसका मतलब ये हुआ, इस इक्वेशन में जो आई है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ पी आई माइनस जे क्यू आई डिवाइड बाई वी आई स्टार। कोई नोड बस आई है, ठीक है, उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी पी आई माइनस जे क्यू आई डिवाइड बाई वी आई स्टार, और राइट हैंड साइड पे फिर हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, सो हियर इज द इक्वेशन दैट वी हैव। और उसके बाद वी आई स्टार चूंकि यहाँ पे नीचे आएगा, उसको फिर जब हम दूसरी साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट इज पी आई माइनस जे क्यू आई इज इक्वल टू वी आई एंगल डेल्टा माइनस डेल्टा आई, बिकॉज दिस वी आई स्टार। ठीक है, तो इसका मतलब है वी आई के मुकाबले में इसका एंगल क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू दिस थिंग डिवाइड बाई वी आई स्टार। आई को जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा और डिनोमिनेटर में जो वी आई स्टार है उसको दूसरी साइड पे ले जाऊंगा और उसको भी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और फेज एंगल में लिखूंगा, तो बेसिकली ये चीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास बस आई है उसके लिए रियल पावर माइनस जे रिएक्टिव पावर दैट इज इक्वल टू ऑन द राइट हैंड साइड दिस थिंग। ठीक है, तो इसमें जो चीजें अननोन है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, वाई आई जे इज नोन टू अस। ठीक है, अगर तो हमारे पास लोड बस है उसके लिए लोड बसेस के लिए वी जे और वी आईज हमें क्या है पता है। जनरेटर बसेस के लिए अलबत्ता उनका मैग्नीट्यूड वी जे और वी आईज इज नोन टू अस। ठीक है, लेकिन उसका जो एंगल है
दिस एंगल इज नॉट नोन टू अस। शुरू में जो हमने बात की थी कि रेगुलेटिंग बसेस जो होती हैं उसके लिए डेल्टा हमें पता नहीं होता, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हमें पता होता है। ठीक है, सो किसी भी बस आई के लिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से मैं पी और क्यू को मैं अलग कर सकता हूँ। पी किसके बराबर होगा? इसका रियल पार्ट। ठीक है, इसका रियल पार्ट क्या होगा? इसमें से माइनस डेल्टा आई को भी मैं अंदर लाके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली थीटा आई जे प्लस डेल्टा जे माइनस थीटा डेल्टा आई। ठीक है, और इस वी आई को भी मैं अंदर लिख सकता हूँ, क्योंकि बाहर लिखें या अंदर लिखें, चूंकि ये सिर्फ एक ही वी आई है। ये जे पे ये जब जे वेरी करेगा तो वी आई वेरी नहीं करता, तो इस वजह से इस वी आई को मैं इसके अंदर भी लिख सकता हूँ विदाउट एनी एनी प्रॉब्लम। ठीक है, सो इस इक्वेशन को मैं वी आई को इसके अंदर लिखूं और डेल्टा को फिर मैं इसके साथ कंबाइन करूं, तो बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी वी आई का मैग्नीट्यूड, वी आई जे का मैग्नीट्यूड, वाई आई जे का मैग्नीट्यूड इंटू वी जे का मैग्नीट्यूड, और एंगल फिर मेरे पास क्या आएगा? थीटा आई जे प्लस थीटा जे माइनस वी आई माइनस डेल्टा आई। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट इज बेसिकली एक्टिव पावर, एंड इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा दैट विल बी माइनस क्यू आई। तो रियल पावर इसका रियल पार्ट किसके बराबर होगा? जो कांस्टेंट्स हैं, वी आई इज ए कांस्टेंट, वाई आई जे, ठीक है, ये चीजें हैं। तो इसमें जो एंगल है, बेसिकली एंगल का मैं काज ले लूं। ठीक है, अगर आपके पास कोई मसलन एक्स एंगल थीटा हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? एक्स कास थीटा प्लस जे साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें से एक्स कास थीटा, इसका जब मैं इसमें से जो एंगल का काज लूंगा, एंगल क्या है? थीटा आई जे प्लस डेल्टा जे माइनस डेल्टा आई है, उसका काज ले लूंगा, तो ये फिर उसका जो रियल पार्ट बन जाएगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, दैट रियल पार्ट इज इक्वल टू द लेफ्ट रियल पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड रियल पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द रियल पावर, एक्टिव पावर। तो सो एक्टिव पावर, नोट आई की जो एक्टिव पावर है दैट इज गिवन टू अस बाय दिस इक्वेशन। सिमिलरली इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? ये जो एंगल है, ऑफ कोर्स इस थीटा आई को भी मैंने इसके यहाँ लाके लिखना है। लिखने के बाद जो एंगल आएगा उसका साइन थीटा आई जे प्लस थीटा जे माइनस थीटा आई मल्टीप्लाइड बाय रेस्ट ऑफ द टर्म्स, दैट विल बी द रिएक्टिव पावर। लेकिन रिएक्टिव पावर राइट हैंड साइड पे माइनस जे क्यू आई है। ठीक है, तो ये माइनस को जब मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो मेरे पास क्यू आई आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी, पी आई इज इक्वल टू दिस थिंग और क्यू आई इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, ये सारा इसको इन टर्म्स ऑफ थीटा और वाई के टर्म्स में क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप रिकॉल करें, गास सेडल मेथड था, उसमें बेसिकली व्हाट वी वर डूइंग वाज, हम क्या करते थे? डेरिवेटिव्स लेते थे फंक्शन की। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर सी हो तो एफ एक्स, अगर एक एफ में एक्स वेरिएबल हो तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स वन और पार्शियल एफ बाई पार्शियल, उसको टेलर सीरीज से बेसिकली हम क्या करते थे? एक्सपेंड करते थे। ठीक है, अननोन वेरिएबल्स पे के लिहाज से उन फंक्शंस का हम क्या करते थे? डेरिवेटिव लेते थे। तो अननोन वेरिएबल्स यहाँ पे क्या हैं? नोड्स की जो वोल्टेजेस हैं वो अननोन है, और वोल्टेजेस बेसिकली क्या है? मसलन अगर लोड बस है तो उसके वोल्टेज का फेज भी हमें पता नहीं है, और उसका उसका दूसरा क्या चीज हमें पता नहीं? उसका मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने गास न्यूटन रॉप्सन मेथड इस्तेमाल करना है तो हमने डेरिवेटिव्स लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेजेस एंड विद रिस्पेक्ट टू फेज एंगल्स विच आर अननोन ऑफ कोर्स। अगर फेज वोल्टेजेस और फेज एंगल्स अगर हमें हर बस के मिल जाएं तो ऑफ कोर्स देन पावर सॉल्यूशन जो है, हम हर बस में कितनी पावर इंजेक्ट हो रही है, किस लाइन में से कितनी पावर आ रही है, किस लाइन में से कितनी पावर जा रही है, लाइन में कितने लॉसेज है, एक्टिव लॉसेज, रिएक्टिव लॉसेज, ये सारे हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? इसी वजह से थोड़ा सा हमने डिविएट किया है उससे। न्यूटन रॉप्सन मेथड और गास सेडल मेथड में वी डिडंट राइट इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड फेजेस, लेकिन न्यूटन रॉप्सन मेथड में फिर उनको इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड फेजेस में लिखते हैं, ताकि ये अननोन्स हैं और उनके लिहाज से हम क्या फाइंड करें? डेरिवेटिव्स फाइंड करें।
ठीक है। और इसको थोड़ा सा फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा पुराने लेक्चर्स को, पहले 2-3 लेक्चर्स को। तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास n इक्वेशंस हैं, f1x इज इक्वल टू c1, दूसरी इक्वेशन है f2 इज इक्वल टू c2, तीसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू c3 और f3x इज इक्वल टू c3, और चौथी इक्वेशन है f4x इज इक्वल टू C4 एंड सो ऑन। और x क्या चीज है? x एक वेक्टर है, x1 x2 x3 xn, n वेरिएबल्स हैं। तो उसमें हम क्या करते थे, हम यहाँ पे डेल्टा c लिखते थे, और यहाँ पे जैकोबियन मैट्रिक्स J डिफाइन करते थे, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होता था, डेल्टा x होता था। और जैकोबियन मैट्रिक्स की वैल्यू और डेल्टा c की वैल्यूज हम कहाँ पे निकालते थे? जो इनिशियल गेस है उसके बेस पे फिर हम डेल्टा सी की वैल्यू भी निकालते थे, जैकोबियन मैट्रिक्स की वैल्यू भी निकालते थे, फिर इसको इन्वर्ट करते थे और उसके बाद हमने डेल्टा एक्स निकालते थे, और डेल्टा एक्स को फिर हम प्रीवियस वैल्यू जो है, गेस जो है, उसके बाद एक्स के साथ हम ऐड करते थे, और उसके बाद नई जो वैल्यू एस्टिमेट होती थी वो हम निकालते थे, विच वुड बी मोर क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव्स जैकोबियन मैट्रिक्स बेसिकली क्या थी, वहां पे F1 जो F1 जो है उसका F1 डेल्टा x1 प्लस यहाँ पे F2 डेल्टा x2, फिर F1 डेल्टा x2, फिर F1 डेल्टा x3, फिर F1 का पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x4 एंड सो ऑन। तो पहली जो लाइन होती थी, x1 के पार्शियल डेरिवेटिव्स होते थे विद रिस्पेक्ट टू अननोन्स। फिर उस जैकोबियन मैट्रिक्स की दूसरी लाइन होती थी पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ f2 फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अननोन्स। फिर उस जैकोबियन मैट्रिक्स की तीसरी लाइन होती थी पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ f3, जो तीसरा फंक्शन होता था, विद रिस्पेक्ट टू अननोन्स। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे पहला जो अननोन है उसका डेल्टा x1, यहाँ पे डेल्टा x2, डेल्टा x3 एंड डेल्टा xn इफ यू रिमेंबर, और यहाँ पे डेल्टा c होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फंक्शंस हैं, यहाँ पे देखें उसने 2 से शुरू किया है, 1 से शुरू नहीं किया, क्योंकि हमारे पास हमेशा जो बस 1 है वो स्लैक बस है, उसके लिए वोल्टेज हमें पता है, उसका फेज एंगल भी हमें पता है। तो इसका मतलब है कि बाकी बसेस के वोल्टेजेस और फेज एंगल्स को हमने कुछ बसेस के जो लोड बसेस है उसके लिए फेज भी अननोन है और वोल्टेजेस भी अननोन है। जो दूसरी बस है वोल्टेज रेगुलेटेड जो बसेस हैं उनके लिए ओनली फेज इज अननोन, फेज एंगल, लेकिन उनके लिए वोल्टेजेस हमें क्या है, पता है। लेकिन जनरल इक्वेशन में उसने P2 से शुरू किया है, P1 से शुरू नहीं किया, P2 से शुरू किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये अननोन्स हमारे पास क्या है, बसेस के फेज एंगल्स हैं और बसेस के मैग्नीट्यूड्स हैं वोल्टेजेस के। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करें, अगर हमारे पास n बसेस हैं और उनमें से एक बस स्लैक बस है, तो अगर हमारे पास बाकी सारी लोड बसेस हैं फॉर एग्जांपल, तो कितने अननोन्स होंगे उसमें? सारे बसेस के, स्लैक बस के अलावा, फॉर द टाइम बिंग लेट मी रिपीट इट अगेन, हमारे पास n बसेस है, उसमें से बस 1 जो है स्लैक बस है, तो इसका मतलब है n-1 बसेस है वो लोड बसेस है। हर लोड बस के लिए वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी अननोन होता है और उस वोल्टेज का फेज एंगल भी अननोन होता है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह प्रीवियसली हमने डेल्टा x1 डेल्टा x2 कहा था, इसी तरीके से यहाँ पे हर जो नोड है, हर जो बस है, उसके लिए डेल्टा, ये डेल्टा एंड ये डेल्टा, ये दो डिफरेंट डेल्टा हैं। इसको चले, ये भी डेल्टा है, इसको डेल का नाम देता हूँ, ये डेल्टा है। ठीक है, डेल डेल्टा 2। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि डेल डेल्टा 2 जो है ये उसका जो स्मॉल इंक्रीमेंट जो बाद में हम ऐड करेंगे एक्चुअल वैल्यू में, तो ये बेसिकली बस 2 का जो डेल्टा है उसके लिए है। सारे बसेस के डेल्टाज को, डेल्टाज जो हैं, फेज एंगल्स जो हैं, उनको इकट्ठा किया है और उनके वोल्टेज मैग्नीट्यूड्स को सारे बसेस के, बस 2, बस 3, बस 4 और बस n के वोल्टेज मैग्नीट्यूड्स को फिर हमने यहाँ पे इकट्ठा किया है, यानी उनको तरतीब से हमने लिखा है। बस 2 के जो डेल्टा D2 है, डेल्टा 2 है, फिर डेल्टा डेल्टा 3 है, डेल डेल्टा 4, डेल डेल्टा 5 एंड सो ऑन, फिर डेल्टा V2 जो है। आप दोबारा रिकॉल करें बेसिकली जाके,
हमने कैसे न्यूटन रैप्सन मेथड को हमने सॉल्व किया था, वहां से समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम उसको फिर हम एक्सपेंड करते थे यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन, उसमें शायद आपको याद हो हम क्या करते थे, फंक्शन f2 है फॉर एग्जांपल, उसका हम x2 के लिहाज से डेरिवेटिव लेते थे, फिर डेल्टा x2 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसी f2 का डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू x3, और उसके बाद डेल्टा x3 से हम मल्टीप्लाई करते थे। बेसिकली ये काम यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं। जो 2 है, बस 2 है, उसको हम बस 2 का जो फेज एंगल है उसके रेस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर बस 2 का जो पावर है P2 है उसका डेरिवेटिव लेंगे बस 3 के डेल्टा से, फिर P2 का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, बस 2 की P2 का डेरिवेटिव लेंगे किसके लिहाज से, बस 4 का जो डेल्टा है उसके लिहाज से, एंड सो ऑन। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि जो वोल्टेज है दोज आर आल्सो अननोन, जितने भी अननोन्स हैं, P2 जो है वो कितने अननोन्स हैं, इन सारे अननोन्स पे डिपेंड करता है, तो उन सब के लिहाज से P2 का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको इस लाइन पे लिखेंगे, और जो डेल्टाज हैं वो जो वेरिएबल्स हैं उनके डेल्टा से फिर हम यहाँ पे हम लिखेंगे। बेसिकली फर्स्ट लाइन क्या होगी, इसकी फर्स्ट लाइन डेल्टा P2 इज इक्वल टू, ये सारी टर्म्स को अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो ये बेसिकली क्या है, वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से जो टर्म्स आती हैं उनको बेसिकली मैंने इस ऑर्डर से लिखा है। ये बस 2 के लिए आ गई, P2 है, इसी तरीके से P3 है, P4 है, Pn है, n बसेस हैं, पहली बस स्लैक बस है, तो बाकी जो रिमेनिंग n-1 बसेस है उसकी nth बस के लिए ये हमारे पास रो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हर बस के लिए Q भी हमें डिफाइन है, Q2 Q3, इसी तरीके से जिस तरह P जो है इट इज फंक्शन ऑफ डेल्टा एंड फंक्शन ऑफ दीज डेल्टाज, डेल्टा 2 डेल्टा 3, एंड इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ वोल्टेज मैग्नीट्यूड फेज जो P2 है। इसी तरीके से जो Qs हैं ये भी डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, डेल्टास पे भी डिपेंड करते हैं और मैग्नीट्यूड्स पे भी डिपेंड करते हैं। इसका मतलब है इसका भी डेरिवेटिव्स हमने लेने रिस्पेक्ट टू ऑल अननोन्स ऑन द राइट हैंड साइड। इसी तरीके से इसके भी डेरिवेटिव्स लेने हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अननोन्स ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। और वो फिर बेसिकली हम यहाँ पे पुट करते हैं और ये हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स आती है, ठीक है। तो इसको फिर हम उसने बेसिकली डिवाइड किया है, इसको J1 का नाम दिया है। देखिए ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं नोड की, जो क्या चीज है, पावर्स की, रियल पावर्स की पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, उनको उसने एक सेक्शन बनाया है। और ये चीज क्या है, ये वाला पार्ट है मैट्रिक्स का, ये रियल पावर्स जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं रियल पावर्स की सारे नोड्स की विद रिस्पेक्ट टू V, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पोर्शन है Q के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं इस पार्ट में मैट्रिक्स के, जो कि डेल्टा के लिहाज से जो फेज एंगल्स हैं उनके लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। और ये वाला जो पार्ट है मैट्रिक्स, इस J मैट्रिक्स का, इसमें Q के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेजेस, ठीक है। तो इसको उसने J1 का नाम दिया, इसको J2 का नाम दिया, इसको J3 का नाम दिया, इसको J4 का नाम दिया है। और ये वाला पार्ट है उसको डेल डेल्टा का नाम दिया, डेल डेल्टा ये पार्ट, इसमें ऑफ कोर्स इट इज ए वेक्टर। और इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है वो डेल किसके बराबर है, वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड का। और ये वाला पार्ट जो है ये एक वेक्टर है, उसको डेल्टा पी का नाम दिया है, और इस पार्ट को उसने डेल्टा क्यू का नाम दिया। थोड़ा सा एक इस तरह लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखने के बजाय उसने इस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसने लिखा है, ठीक है। J1 से मुराद क्या है, ये वाला सब मैट्रिक्स है। J2 से क्या मुराद है, ये वाली सब मैट्रिक्स है। J3 से क्या मुराद है, ये वाली सब मैट्रिक्स है। J4 से क्या मुराद है, ये वाली सब मैट्रिक्स है। इज इट क्लियर? अब इसमें थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर तो हमारे पास टोटल n बसेस हैं और उसमें से बस 1 जो है स्लैक बस है, तो इसका मतलब है कि बाकी n-1 जो बसेस हैं वो हमारे पास क्या हैं, लोड बसेस हैं। तो लोड बसेस के लिए हमारे पास n-1 P की टर्म्स होंगी और n-1 Q की टर्म्स होंगी, क्योंकि P इज आल्सो फंक्शन ऑफ अननोन डेल्टा एंड अननोन वोल्टेज, यानी हर जो लोड बस है उसके लिए V भी अननोन है और डेल्टा भी अननोन है। इसी तरीके से हर बस के लिए, बिकॉज दीज आर लोड बसेस, Q जो है, ठीक है, Q जो है उसके लिए भी ऑफ कोर्स Q इज आल्सो फंक्शन ऑफ V एंड डेल्टा, ठीक है। तो n-1, तो उस सूरत में हमारे पास कितनी इक्वेशंस होंगी, ये हमारे पास बेसिकली
n-1 ये वाली इक्वेशंस होगी, n-1 हमारे पास ये वाली इक्वेशंस हैं। ठीक है, टोटल n-2 टोटल कितने कितने वेरिएबल्स होंगे हमारे पास? ये देखें, ये हमारे पास n-1 ये वेरिएबल्स हैं और n-1 हमारे पास सॉरी n-1 डेल्टा वेरिएबल्स हैं और n-1 हमारे पास v वेरिएबल्स हैं। अगर हमारे पास n-1 लोड बसेस हैं तब, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस हमें पता होंगी। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? बेसिकली यहाँ पे जो इनिशियल गेस हम लगाएंगे, क्या गेस होगा? उसमें हमने डेल्टा की वैल्यू, फेज एंगल की वैल्यू हम 0 इनिशियल गेस हम इस्तेमाल करेंगे और फिर जो n-1 फेज एंगल्स होंगे उनकी इनिशियल वैल्यू होगी और इसी तरीके से n-1 वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड्स होंगे, उनकी कोई इनिशियल वैल्यू होगी। ये डेरिवेटिव की हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी, उसमें इनिशियल वैल्यूज पुट करेंगे तो बेसिकली ये मैट्रिक्स हमें क्या होगी? पता होगी। ये मैट्रिक्स, इसमें नंबर्स होंगे सारे, ठीक है, और ये इसमें भी इनिशियल वैल्यूज जो हम पुट करेंगे ये किस चीज के बराबर है, ये हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। एनीवे, सो इनिशियल वैल्यूज जब हम पुट करेंगे, जो हमने सिलेक्ट किया उसके बेस पे ये वेक्टर भी पता है, ये मैट्रिक्स भी पता है, तो उसकी मदद से हम ये सुपरस्क्रिप्ट 1 वाला ये वाला वेक्टर हमें मिल जाएगा। उस वेक्टर में फिर इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे तो फिर हमारे पास से अगली वैल्यू आ जाएगी। जो अगली वैल्यू आई उसको पुट करके फिर ये वाली मैट्रिक्स हम निकालेंगे, ये वाला वेक्टर निकालेंगे और इसी तरीके से हम इस प्रोसेस को आगे हम जारी रखेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखें, यहाँ पे अगर सारी लोड बसेस हैं, ठीक है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स ये क्यू वाली टर्म्स सारी अननोन्स, उसके लिए क्यू जो है पी भी नोन है, सारी पी की वैल्यूज भी नोन है और सारी क्यू की वैल्यूज भी नोन है, लेकिन उसमें वोल्टेजेस और फेज एंगल्स उनके अननोन्स हैं। लेकिन अगर उस जो हमारे पास नेटवर्क है उसमें अगर ऑफ कोर्स नॉट नेसेसरीली ऑल द बसेस आर all the buses are load buses except slack bus, there could be some other generator buses as well। ठीक है, तो जनरेटर बस के लिए हमारे पास क्या चीज है? जनरेटर बस जो है उसके लिए P जो है, P हमारे पास क्या चीज है? उन जनरेटर बसेस के लिए हमारे पास P ऑलरेडी नोन है, P की वैल्यू, और Q हमारे पास अननोन है। तो उसके लिए फिर जनरेटर बसेस के लिए वो Q वाली जो टर्म्स हैं, यहाँ से जो नॉन टर्म्स हैं, बाकी सारी बसेस हैं, लोड बसेस हैं, उनके लिए P और Q सारे नॉन्स हैं। ठीक है, उसमें सारी इक्वेशंस हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जनरेटर बस जो है उसमें हमारे पास क्या चीज़ है? अननोन है, Q वाली टर्म्स अननोन है। जितनी भी जनरेटर बसेस हैं उनमें से ये जो Q वाली रो है, इसमें तो हमने जितनी बसेस हैं सबके लिए इक्वेशन लिखी है ना, लेकिन अगर रेगुलेटेड बसेस अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ हैं तो उनके लिए फिर वो क्यू वाली रोज हैं, उनको फिर हम यहाँ से क्या कर देंगे? हम निकाल देंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ से भी कुछ कॉलम्स, बेसिकली आप सारे बसेस के लिए पी की लोड बसेस हैं उनके लिए पी की इक्वेशंस लिखेंगे। इस तरह की इक्वेशंस, मसलन बस 1, 2 एंड 3 जो है वो हमारे पास लोड बस है। फॉर एग्जांपल बस 4 एंड 5 जो है जनरेटर बसेस हैं। सॉरी, इसको मैं इस तरीके से करता हूँ। बस 1 इज हमारा स्टैंडर्ड ये है, बस 1 को हम कौन सी बस रखते हैं? स्लैक बस रखते हैं। बस 2 और बस 3 फॉर एग्जांपल लोड बसेस हैं, ठीक है, और बस 4 और बस 5 जो है जनरेटर बसेस हैं फॉर एग्जांपल। तो बस 1 के लिए हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे, बस 2 चूंकि लोड बस है और बस 3 लोड बस है, उसके लिए P2 की एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके लिए P3 की भी और Q2 की भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। बस 3 जो है वो भी हमारे पास लोड बस है, P3 की भी एक्सप्रेशन लिखेंगे और Q3 की भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। लेकिन बस 4 और बस 5 कौन सी बस है? वो हमारे पास जनरेटर बस है। तो बस 4 के लिए सिर्फ ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली नहीं लिखेंगे। और बस 5 के लिए भी हमारे पास ये वाली इक्वेशन होगी और ये वाली इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो रेगुलेटेड बसेस जो है उसके लिए Q की इक्वेशन नहीं लिखते, उसके लिए सिर्फ P की इक्वेशंस लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इक्वेशंस जो आएंगी तो उसमें फिर यहाँ से, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये इक्वेशंस बेसिकली कहाँ से हैं? ये जितनी भी इक्वेशंस आपके पास आती हैं बस 2, बस 3, बस 4, बस 5 के लिए, उन सबको बेसिकली उनके डेरिवेटिव्स लेके उन सबको फिर हमने इस फॉर्म में हमने लिखा है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे भी अगर आपके पास इक्वेशंस आती हैं
मसलन अगर ये इक्वेशन बस 2 और बस 3 जो लोड बसेस है उसके लिए मैंने P2 और P3 की इक्वेशन लिखी। बस 4 और बस 5 हमारे पास जनरेटर बसेस हैं, तो उसके लिए फिर मैंने क्यू वाली इक्वेशंस नहीं लिखी, सिर्फ P4 और P5 की लिखी। लेकिन इसके लिए लोड बस के लिए Q2 और Q3 की भी लिखी। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, P2 का मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, और फिर P2 का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, वो बेसिकली फिर मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, ये पहली रो आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से फिर Q2 है उसका फिर मैं P2 का डेरिवेटिव ले लिया, फिर P3 का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज अननोन्स। ठीक है, तो वो हमारे पास इसकी दूसरी रो बन जाएगी। फिर मैं P4 के लिहाज से P4 का डेरिवेटिव लूंगा, किसके लिहाज से, जो अननोन्स हैं, तो वो हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स की तीसरी लाइन होगी, फिर P5, और उसके बाद Q2 और Q3 के डेरिवेटिव्स लूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द अननोन्स। ठीक है, वो फिर हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स की ये वाली टर्म्स होगी। लेकिन इसमें फिर Q वाली जो रिमेनिंग जो Q है किसके लिए है, वो जनरेटर बसेस के लिए है, उनके लिए फिर मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा, उनको मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? सो व्हाट वी हैव इज वी विल हैव दिस इक्वेशन। और यहाँ पे अब यहाँ पे मसला क्या है, मसला ये है कि आपने P2 का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2 फेज एंगल के लिहाज से, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा n एंड सो ऑन। तो जनरल इसका डेरिवेटिव ले ले Pi विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा I फॉर एग्जांपल। ठीक है, Pi विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा I, Pi विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा J एंड सो ऑन। इसके बाद Pi का डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू Vi। मसलन अगर P2 बस है तो इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2, फिर इसका डेल्टा 3 के लिहाज से, फिर डेल्टा 4, डेल्टा 5 के लिहाज से, फिर इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेंगे V2 के लिहाज से, देन V3 के लिहाज से, देन V4 के लिहाज से, देन V5 के लिहाज से, ताकि इस जैकोबियन मैट्रिक्स की डिफरेंट जो एक्सप्रेशंस हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जैकोबियन मैट्रिक्स के, वो हमें क्या हो जाएं, पता चल जाए, उनकी एक्सप्रेशंस मैथमेटिकल आ जाएंगी। तो एनीवे, तो अगर हम Pi जो है ith बस की जो पावर है, रियल पावर है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा I के हम लेते हैं, ये डायगोनल, सिर्फ डायगोनल की हम बात करते हैं, या डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उसका अगर हम डेल्टा Pi को डेल्टा I के लिहाज से अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, इक्वेशंस बड़ी खौफनाक लगती हैं, ये इक्वेशन भी बड़ी खौफनाक लगती है, फिर ये डेरिवेटिव वाली इक्वेशंस भी बड़ी खौफनाक लगती हैं, लेकिन ये इतनी खौफनाक नहीं है जितनी नजर आती। दीज आर वेरी सिंपल इक्वेशंस। इसको एक मतलब आप ये करें कि एक छोटा सा एक 2-3 बसेस वाला एक सिस्टम आप बनाएं, उसके लिए आप इक्वेशंस लिखें, उसको इसको समेशन के फॉर्म में लिखने के बजाय उसको एक्सपेंड करके लिखें, तो आपको डेरिवेटिव कैसे लिया है वो आपको समझ आ जाएगी, और ये वाली सारी जो इक्वेशंस हम लिखते हैं उनकी भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप छोटा सा एक सिस्टम ले लें, 2 बस सिस्टम ले लें, 3 बस सिस्टम ले लें, और उसमें एक जनरेटर बस हो, उसमें एक लोड बस हो और एक स्लैक बस हो, बेशक ये सिंपल सिस्टम ले लें, वहां से उसके लिए हर बस के लिए ये इक्वेशंस लिखें, और उसके लिए फिर जैकोबियन मैट्रिक्स आप डिफाइन करें, तो वहां से आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, एनीवे, तो ये वाली बेसिकली पहले मैं ये करता हूं कि ये जैकोबियन मैट्रिक्स की ये वाले जो कॉलम वाले एलिमेंट्स हैं, ये जो कॉलम है, ये एलिमेंट्स, इनके डेरिवेटिव्स क्या होगा, मसलन P2 डेल्टा 2, P3 डेल्टा I जो है, ठीक है, तो इसके लिहाज से जो डेरिवेटिव्स हैं, देखें डेरिवेटिव्स, इसको अगर मैं Pi का डेरिवेटिव ले लूं, Pi का डेल्टा I के लिहाज से डेरिवेटिव ले लूं, तो इट्स वेरी सिंपल बिकॉज यहाँ पे मैं देखता हूं कि अगर इसके लिहाज से लिखूं तो सिर्फ यहाँ पे एक टर्म ऐसी होती है जिसमें व्हेन j इज इक्वल टू I हो तो डेल्टा I और डेल्टा j क्या होता है, कैंसल होते हैं। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो सिर्फ एक टर्म ऐसी है, Pi की सिर्फ एक टर्म राइट हैंड साइड पे ऐसी होगी जिसमें डेल्टा I नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारी टर्म्स में डेल्टा I क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा I सिर्फ इसके अंदर मौजूद है, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा I, तो इसका डेरिवेटिव किस काज का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, माइनस साइन डेल्टा I j माइनस डेल्टा I प्लस डेल्टा J,
मल्टीप्लाइड बाय, तो डेरिवेटिव में फिर हम क्या करते हैं, अंदर वाली जो टर्म होती है जिसके लिहाज से हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो उसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, इसका डेरिवेटिव ले तो कॉस साइन डेल्टा आई जे माइनस डेल्टा आई प्लस डेल्टा जे इनटू इसका अंदर वाली इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो वो -1 आ जाएगा बेसिकली। कॉस का डेरिवेटिव भी माइनस, यहाँ पे माइनस के साथ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वाली चीज फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेकिन उसमें j इज इक्वल टू आई उसने यहाँ पे कहा है कि दिस इज यहाँ पे जो टर्म्स आएगी उसमें i इज इक्वल टू j वाली टर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, लेट मी रिपीट इट अगेन। इसलिए नहीं होगी कि i इज इक्वल टू जब j हो जाता है, जब इस टर्म्स में i इज इक्वल टू j हो तो वो एक कांस्टेंट टर्म बन जाती है, और इसका जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो वो डेरिवेटिव i के लिहाज से जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो वो डेरिवेटिव किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाता है, तो वो टर्म वहां से गायब हो जाती है। फिर मैं यही कहूंगा कि इसको जबानी इस तरीके से बताना बड़ा मुश्किल होता है, इसको आप एक्सपेंड करें और उसके बाद जरा सोचना शुरू कर दें तो थिंग्स आर वेरी वेरी, आपको सिर्फ कंसेप्ट होना चाहिए कि डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं किसके लिहाज से, डेल्टा आई के लिहाज से। वो जब भी निकालना हो, इनिशियल वैल्यूज अगर मुझे पता हो तो इसमें इनिशियल वैल्यूज में पुट करूंगा, तो वो पुट करूंगा तो बेसिकली मेरे पास जैकोबियन मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है मैट्रिक्स का, ये वाला पार्ट है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास पता है। लेकिन अगर इसी मैट्रिक्स के ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये वाली मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिक्स है, इसके ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली वो कैसे निकालूंगा, पार्शियल पी आई पार्शियल जे के लिहाज से। तो पार्शियल जे के लिहाज से जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव जब मैं लेता हूं पार्शियल जे के लिहाज से, मसलन P2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 3 के लिहाज से लेता हूं, डेल्टा 3 के लिहाज से लेता हूं, तो राइट हैंड साइड पे जब मैं इसको एक्सपेंड करूं तो सिर्फ एक टर्म ऐसी होगी जिसमें डेल्टा 3 होगा, बाकी सारी टर्म्स में डेल्टा 3 मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड पे सिर्फ डेल्टा जे वाली टर्म जिसके लिहाज से मैं डेरिवेटिव लेता हूं, सिर्फ वही टर्म जो है उसको यहां पे हम देखते हैं कि सिर्फ वही टर्म जो है j इज नॉट इज इक्वल टू आई पार्शियल। इसको थोड़ा सा आप मेरे ख्याल में एक्सपेंड करके देखें तो फिर आपको समझ आ जाएगी। इसको एक्सपेंड करें पहले और उसके बाद फिर आप पी आई का डेल्टा जे के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले दो, तो बेसिकली हमारे पास ये वाली इक्वेशन रह जाती है। इज इट क्लियर? P3 के लिहाज से लूंगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ एक टर्म ऐसी होती जिसमें डेल्टा 3 होगा, बाकी सारी टर्म्स में डेल्टा 3 मौजूद नहीं है, तो इसका डेल्टा 3 के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लूंगा तो बाकी सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी, और जिसमें 3 वाली टर्म है वो वाली टर्म रह जाएगी। तो उस टर्म का जब कॉस का डेरिवेटिव लेता हूं तो वो साइन आता है, आपको पता है, लेकिन अंदर वाली टर्म का फिर डेरिवेटिव लेता हूं तो वो प्लस आएगा, तो ये माइनस के साथ ये डेरिवेटिव आ जाएगा जिस तरह उसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर आपको समझ आई है तो मैं दोबारा बाकी उनके लिए फिर मैं रिपीट नहीं करता हूँ। इसमें देखें ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें किसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया है, v के लिहाज से, तो इसके भी जो डायगोनल एलिमेंट के लिए डेरिवेटिव के लिए फंक्शन होगा वो बेसिकली ये वाला फंक्शन, इसकी मदद से ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए डेरिवेटिव ये है, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए डेरिवेटिव ये है, ये जो सब मैट्रिक्स है, ये वाली सब मैट्रिक्स है इसके लिए। सिमिलरली जो Q है, इसमें देखें Q का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा है, फिर ये वाला जो पार्ट है सब मैट्रिक्स है, इसमें Q का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू V, ठीक है। और Q की इक्वेशन ये है, इसका जब मैं डेरिवेटिव्स लेता हूं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ VI और इन टर्म्स ऑफ VJ, तो हमारे पास बेसिकली पार्शियल QI डिवाइड बाय पार्शियल VI पार्शियल QI डिवाइड बाय पार्शियल VJ, तो ये वाली टर्म्स हमारे पास आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो डेरिवेटिव्स हैं ये सारे मुझे पता हैं, ये वाला इनकी मदद से ये सारे डेरिवेटिव्स मुझे पता हैं, ठीक है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो डेल्टा P, इस साइड पे जो डेल्टा P मैंने लिखा ये क्या चीज है, ये बेसिकली ये है हमारे पास डेल्टा P i के किसके बराबर है, स्केजुअल, हर बस के लिए स्केजुअल
पावर हमें पता है, लोड बसेस के लिए हमें पता है। तो लोड बसेस है और जनरेटर बसेस है, उनके लोड बसेस के लिए ये भी पता है और ये भी पता है। जनरेटर बसेस के लिए सिर्फ ये चीज पता है, तो जनरेटर बसेस के लिए ये हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। जनरेटर बसेस के लिए जो इक्वेशंस होंगी उसमें सिर्फ पी वाली टर्म्स होंगी, पी वाली इक्वेशन जिसमें पी इन्वॉल्व हो रहा होगा। लोड बसेस के लिए पी और क्यू दोनों वाली टर्म, ये दोनों चीजें लोड बसेस के लिए हम डिफाइन करेंगे। ये पी आई स्केजुअल और क्यू आई स्केजुअल लोड बसेस के लिए हमें पता है। पी आई कहां से आएगा, ये बेसिकली इनिशियल गेस की मदद से इस इक्वेशन में इनिशियल गेस जो है, इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे पी आई हमें आ जाएगा और क्यू आई हमारे आ जाएगा, इनिशियल गेस है। ठीक है, सो पी आई और क्यू आई हम इनिशियल गेस की मदद से हम निकालेंगे। ये चूंकि ऑलरेडी हमें पता है, तो डेल्टा आई के और ये वाली जो टर्म्स हैं ये फिर हम निकाल सकते हैं। ये वाली टर्म्स जो हैं, जितनी भी टर्म्स हैं राइट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमें आ जाएंगी। और इनके डेरिवेटिव्स हैं, इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमें पता है। इनिशियल वैल्यूज जो भी होंगी उनको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वहां से फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएंगी डेरिवेटिव्स की। ठीक है, ये टर्म्स भी पता है, डेरिवेटिव्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हमें पता है इनिशियल गेस पे। तो इसका मतलब है कि ये डेल्टा जो है, ये वाला जो वेक्टर है, ये हम निकाल सकते हैं। इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं और उसका इन्वर्स ले लें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये चीज आ जाएगा। और प्रीवियस भी हमने डिस्कस किया ये सारी चीजें। फिर डेल्टा आई के प्लस वन किसके बराबर होगा, डेल्टा आई के प्लस डेल्टा इस चीज के बराबर होगा। वी आई के प्लस वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी आई प्लस डेल्टा वी आई के। यहाँ से जो डेल्टा जो हमने निकाला इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की मदद से या किसी भी टेक्निक से आप इसका सोल्यूशन निकालते हैं, वहां से ये वाला वेक्टर आता है। उसमें जो प्रीवियस गेस जो था उसमें हम ये ऐड करेंगे तो उसके बाद हमारे पास रिफाइंड बेहतर वैल्यूज इनकी आ जाएंगी, डेल्टा और वी। हर बस की जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है और हर बस का जो फेज एंगल है उसकी रिफाइंड वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इन रिफाइंड वैल्यूज को फिर हम क्या करेंगे, इनको फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे। पी आई और क्यू आई की जो यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं इनमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास बेसिकली ये चीज आ जाएगी। पी आई के प्लस वन आ जाएगी और क्यू आई के प्लस अगली इटरेशन करनी है बेसिकली। ये चीज आ गई, उसको फिर हम यहाँ पुट करेंगे, उसको स्केजुअल से डिफरेंस लेंगे और उसके बाद फिर ये वाली टर्म आ जाएगी। और जो नई वैल्यूज आई हैं उनको फिर इन ये जो इक्वेशंस है इनमें पुट करके हम बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालेंगे। उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को फिर हम यहाँ पुट करेंगे और उसकी मदद से फिर हम क्या करेंगे, ये वाला वेक्टर अननोन का जो वेक्टर है वो निकालेंगे, फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे। वहां से जो जवाब आएगा, एक बेहतर जवाब आएगा, वहां से बेसिकली डेल्टाज हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगी, ये वाला वेक्टर। उसको फिर जो प्रीवियस जो वैल्यू हमारे पास गेस की थी उसके साथ हम ऐड करके हम रिफाइंड डेल्टा और वोल्टेजेस की रिफाइंड वैल्यूज निकालेंगे। उन रिफाइंड वैल्यूज की मदद से फिर दोबारा हम पी आई और क्यू आई हर बस की जो नया जो एस्टिमेट है उसके बेस पे नया एस्टिमेट निकालेंगे बसेस की। वहां से फिर नया डेल्टाज की ये वाला जो वेक्टर है बेहतर नया ये वाली वैल्यू निकालेंगे। फिर नए डेरिवेटिव्स की वैल्यूज हम निकालेंगे जो हमारे पास बेहतर एक वैल्यूज आई हैं। ठीक है, उनकी मदद से डेल्टा वी और डेल्टा की जो नई वैल्यूज आई की मदद से ये वाला मैट्रिक्स हम निकालेंगे। और उसकी मदद से फिर ये वही प्रोसेस जो हम पहले करते रहे, प्रीवियस एग्जाम्पल्स में करते रहे। तो अल्टीमेटली ऑफ कोर्स हमारा एल्गोरिदम कहीं पे कन्वर्ज करेगा, और जिस तरीके से हमने पीछे डिस्कस किया था उसके बाद फिर हम स्टॉप करेंगे। तो एल्गोरिदम बड़ा सिंपल है। फॉर लोड बसेस जिसके लिए हमारे पास पी आई स्केजुअल एंड क्यू आई स्केजुअल हमें पता है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड्स एंड फेज एंगल्स आर सेट इक्वल टू स्लैक बस वैल्यूज आर 1 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में भी। तो जो इनिशियल वैल्यूज हैं, पावर फ्लो स्टडीज करते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान है इनिशियल वैल्यूज पुट करना, क्योंकि हमें पता है कि बसेस की जो वोल्टेजेस हैं वो पर यूनिट में अगर हम बात करें तो स्लैक बसेस की वोल्टेजेस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1 के आसपास होती हैं। ठीक है, तो इनिशियल गेस हम सबकी अगर बस की वोल्टेजेस हैं उनको हम 1 ले लें और उनका जो फेज एंगल है उसको हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, फॉर वोल्टेज रेगुलेटेड बसेस के लिए हमारे पास वी आई और पी आई स्केजुअल ये हमें पता है, बाकी चीजें पता नहीं है। एंड फेज एंगल्स आर सेट, उसके लिए हमें डेल्टा वी आई को रेगुलेटेड बस जो है उसके लिए डेल्टा वी आई ऑलरेडी पता है, तो उसको 0 के बराबर पुट करने की
जरूरत नहीं है। तो सिर्फ उसका जो फेज एंगल है वो हमें पता नहीं है, तो उसको हम इनिशियल गेस, क्योंकि ये अननोन है, उसको इनिशियल गेस में 0 करेंगे। और ये भी याद रखें कि अगर वो जो बस है, अगर रेगुलेटेड मसलन Q2 अगर वोल्टेज रेगुलेटेड बस है, तो ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं होगी, और V2 वाली लाइन भी नहीं होगी। V2 लाइन का मतलब नहीं होने का मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ जो कॉलम है वो भी बेसिकली गायब हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा करके देख लें। इनिशियल वैल्यूज आ गई, उसकी मदद से फिर हम क्या करेंगे, लोड बसेस के लिए पी आई और क्यू आई इनिशियल वैल्यूज की मदद से, ये इन इक्वेशंस की मदद से लोड बस के लिए पी आई और क्यू आई हम क्या करेंगे, निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद फिर इनिशियल जो पी आई और क्यू आई आई है उसकी मदद से ये वाला जो पावर रेजिड्यूज, ये वाली चीजें हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तो उसमें ये वाली टर्म्स हमें मालूम होनी चाहिए, वो चीज हम निकालेंगे। ठीक है, और रेगुलेटेड बसेस के लिए हमारे पास क्या चीज है, हमें सिर्फ पी आई हमें पता है, तो उसके लिए डेल्टा पी आई हम निकालेंगे। अगर पी आई बस अगर रेगुलेटेड वोल्टेज रेगुलेटेड बस है तो पी आई डेल्टा पी आई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वो बेसिकली इस इक्वेशन की मदद से, स्केजुअल पता है, और ये चीज कहां से आई है, जो हमारे पास गेस है, प्रीवियस वैल्यू है, उसकी मदद से पी आई ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज रेगुलेटेड बस है, उसके लिए हमारे पास क्या चीज आ गई, उसके लिए ये चीज आ गई। वंस वी हैव दिस डेल्टा, इसका मतलब है कि ये वाला वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है ये हमें ऑलरेडी पता चल गया, ये वाला हर बस के लिए ये वाला वेक्टर पता चल गया। अब हमने ये मैट्रिक्स निकाल दिए, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू है उसकी मदद से हम इन इक्वेशंस में पुट करके हम ये जैकोबियन मैट्रिक्स के का हर एलिमेंट जो है वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जे उसने जनरली J2 J3 ये सब मैट्रिसेस है बेसिकली, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वंस वी गेट दिस वैल्यूज, ऑफ कोर्स फिर आपको जैसा कि हमने बताया कि इसको फिर आपने इस इक्वेशन को, ये वाली सारी चीजें भी पता है, ये वाला सारे एलिमेंट्स भी पता है, तो इसका सिंपली आपने इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो सो मैट्रिक्स के इसके सॉल्यूशन के लिए ऑफ कोर्स देयर आर, एक तो सिंपल मैट्रिक्स का इन्वर्शन है, बट देयर आर सम डायरेक्टली लीनियर सिमल्टेनियस, ये बेसिकली लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाती हैं। ठीक है, जिस तरह 10 इज इक्वल टू x1 2x1 प्लस 3 x2 प्लस 4 x3, नॉन लीनियरिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉन लीनियरिटी इनकी क्या हो गई, खत्म हो गई। उसको लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस की कोई भी आप टेक्निक इस्तेमाल करें, ठीक है, लेकिन बेस्ट क्या होगा, वो जो स्टैंडर्ड लोग इस्तेमाल करते हैं कि ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड्स, इस तरह की, या तो उसका इन्वर्स ले लें, इन्वर्स लेके करें, या फिर लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन इज सॉल्व डायरेक्टली बाय ऑप्टिमली ऑर्डर ट्रायंगुलर फैक्टराइजेशन एंड गॉस मोर जो बेहतर जो एल्गोरिदम्स हैं। ठीक है, स्पीड के लिहाज से हम निकालते हैं, कन्वर्जेंस के लिए उसके solution के point of view से, there are several factors that you will consider when you are going to solve a set of linear equations, कि कौन सा एल्गोरिदम आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल में आपने जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो कोर्स पढ़ा है उसमें आप लोगों को शायद उसका अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, सो इसको हम हल कर सकते हैं। सो न्यू वोल्टेज मैग्नीट्यूड और फेज एंगल्स हमारे पास आ गए, तो उसको फिर हम उस प्रोसेस को हम इटरेट करते रहेंगे, अल्टीमेटली वी विल कन्वर्ज टू द सॉल्यूशन। और कन्वर्ज को हम कैसे चेक करेंगे, प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यूज जो आई है क्यू की और पी की, वो अगर एक खास वैल्यू से कम हो गई, मतलब 0.00001 से कम हो गई, तो वहीं पे फिर हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, आगे फिर इसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। सो एनी क्वेश्चन प्लीज। जी बेटा, हेलो।